नमस्कार। आज हम MSD 13 में हिंदी उपन्यास स्वरूप और विकास के हिस्से में हिंदी भाषा के एक बड़े रचना उपन्यास पर बात करेंगे। उपन्यास की भाषा कैसी हो हिंदी उपन्यासों में, या उपन्यास की भाषा का स्वरूप कैसा होता है, इस पर बातचीत करेंगे आज। हम जानते हैं कि भाषा किसी अभिव्यक्ति का माध्यम है और हम अपने जीवन में प्रतिदिन अभिव्यक्तियाँ करते हैं। इसलिए जब उपन्यास की भाषा पर बातचीत करनी हो और अन्य रचनाओं की भाषा पर बातचीत करनी हो तो हमें अलग तरह से क्यों विचार करना चाहिए। आइए पहले बातचीत ये देखें कि जिससे हम उपन्यास विधा कहते हैं वो बना दो शब्दों से, उप और न्यास। इसका मतलब है सामने रखी हुई वस्तु जो आसपास रखी है, जिसे देखकर पढ़कर ये प्रतीत हो कि ये गाथा, ये कथा हमारी ही है, हमारे ही बीच की किसी की है। इस विधा में जो भी वातावरण है, जो भी दृश्य है, जो भी नायक हैं, वो सब हमारे आसपास के हों जैसे। इसीलिए इसको गद्य की बड़ी विधा के साथ अपने जीवन जगत की एक ऐसी विधा के तौर पर देखा जाता है जिसमें हमारा निकट का बिंब होता है। एक तरह से निकट का बिंब से मतलब है जीवन का चरित्र है ये, और जीवन का चित्र है जिसे हम एक कागज़ पर उतार सकते हैं। और ये जो चित्र और चरित्र है ये उपन्यास के माध्यम से हमारे मध्यवर्गीय जीवन के महाकाव्य के तौर पर इसकी स्थापना हुई। इसलिए जब किसी भी रचना की हम बात करते हैं तो उसमें गद्य और पद्य के अलावा नाट्य की भाषा की बात आजकल आती है। तो गद्य और पद्य में, पद्य या काव्य की जो भाषा है उसमें अधिक सृजनात्मकता होती है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि ये कहा गया कि जो कविता है उसके अर्थ के भिन्न भिन्न सेट्स आपको मिलते हैं, बार बार अलग अलग रूपों में मिलते हैं। जब हम नाटक, उपन्यास और कहानी पढ़ते हैं तो वो ये कल्पना प्रधान गद्य रूप हैं। तो कल्पना प्रधान गद्य रूप होने के कारण उपन्यास की भाषा, कहानी की भाषा, नाटक की भाषा कविता की भाषा से भिन्न होती है, ये बात सिद्ध है। इसी तरह से जो काल्पनिक गद्य माध्यम है, इनकी भाषा के अलावा अगर हम भाषण की बात करें, पत्रकारिता की बात करें, या पत्रकारिता की समीक्षा की बात करें, या आजकल हम जिसे हम सोशल मीडिया कह रहे हैं उसकी भाषा की बात करें, तो वो भी एक सूचनात्मक भाषा है। तो सूचनात्मक भाषा निश्चित तौर पर सृजनात्मक भाषा से भिन्न होती है। सूचनात्मक भाषा में हम ये ध्यान रखते हैं कि वह एक अलग तरह से सार्वजनीन भाषा हो जिसमें अधिकांश लोगों तक बातें पहुंचाई जा सकें। लेकिन जब हम लोक साहित्य की बात करते हैं, लोक साहित्य में सभी विधाएं आती हैं, उसमें गल्प भी है, उसमें कथा भी है, उसमें नाट्य भी है, उसमें काव्य भी है, उसमें विभिन्न तरह के लोकधर्मी रचनाएँ हैं। तो वहाँ की भाषा भी सृजनात्मकता लिए होती है, लेकिन उसकी सृजनात्मकता कुछ अलग तरह की है। तो आज हम उपन्यास पर जब बात कर रहे हैं, उसकी भाषा पर जब बात कर रहे हैं, तो हमें ये समझना है कि यह एक सृजनात्मक भाषा है, ये कल्पना प्रधान गद्य है, और इस कथा को हम कैसे आगे समझें भाषा के संदर्भ में। चूँकि उपन्यास की भाषा की जब हम बात करते हैं तो उपन्यास की भाषा एक तरह से अभिव्यक्ति पूर्ण होनी चाहिए। उसमें कैसे होगी अभिव्यक्ति कि हम उसमें भाषा और शैली के माध्यम से जो चीज़ें प्रस्तुत करेंगे, उपन्यासकार अपने पाठक तक तभी तो संप्रेषित होगा जब उसकी अभिव्यक्ति कला ऐसी होगी कि वह अपने पात्रों को, चरित्रों को, घटनाओं को, स्थितियों को, परिस्थितियों को ठीक से उभार पाएगा। इसलिए सबसे पहली बात है कि उस भाषा का सुबोध होना चाहिए, होना आवश्यक है। अब ये सुबोध से मतलब है कि इसमें भाषा की जो तारतम्यता है, उसमें एक तरह से कथानक को संप्रेषित करने की जो शक्ति है, वह पाठक के लेखक तक का जो जुड़ाव है, उसके भावों और विचारों का जो जुड़ाव है, उसमें आपसी संबंध होना आवश्यक है। इसलिए हम ये तो देखते हैं कि गद्य में लोकोक्ति और मुहावरे पर्याप्त मात्रा में प्रयोग होते हैं, अलंकारिक भाषा भी प्रयुक्त होती है, व्यंजना और व्यंग्य भी उसमें होता है, बिंब और प्रतीकात्मकता भी भाषा में होती है। बावजूद उसके हमको ये ध्यान रखना पड़ता है उपन्यासकार को कि उसकी भाषा सुबोध हो, कम से कम एक ऐसी भाषा जो अधिकांश पाठकों तक पहुंच जाए। इसलिए उपन्यास की भाषा में प्रयोग की समस्या दोहरी भी है। कारण क्योंकि जो मुश्किल काम है सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुभव को, जटिल अनुभव को दूसरों तक पहुंचाना। अब कहानी की या उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता ही यही है कि ये वर्णन प्रक्रिया से गुजरने वाली भाषाएं हैं, ये सूचनापरक हैं, और इसमें जो प्रकृति में सूचना या वर्णन है उसमें दिलचस्पी कैसे पैदा हो, और जो वर्णन क्षमता है उसका विकास भी कैसे हो। इसलिए जो अभिव्यक्ति कला है,
आधुनिक रचनाओं में, उसमें उपन्यास में अगर इनका उपयोग करते हैं तो एक सीमा तक हो सकता है, क्योंकि मूल भाव को, अनुभव को संप्रेषित भी करना है, घटना और चरित्र की सूचना भी देनी है, और उसका जो संवेदन है उस संवेदन तक भी पाठक को पहुंचाना है। इसलिए जब हम उपन्यास की भाषा की बात करते हैं तो एक सृजनात्मक भाषा की बात कर रहे हैं, कल्पना प्रधान लेखन के संदर्भ से। लेकिन ये रचना दृष्टि का विकास कैसे होगा इसमें? जब हम रचना दृष्टि की बात करेंगे तो ये जो भाषा है और जो उसकी अभिव्यक्ति है वह हमारे लिए पहला औजार है। इसलिए हिंदी उपन्यासों में जब चंद्रकांता संतति आया, चंद्रकांता आया, या परीक्षा गुरु उपन्यास आया, अगर हम विकास के संदर्भ में अपने अपने अजनबी तक की भाषा को देखते हैं तो एक विकास है। और इसी विकास को अगर हम आगे लेकर के आते हैं कमलेश्वर तक, अगर हम देखते हैं उनका उपन्यास कितने पाकिस्तान, हम अलमा कबूतरी देखते हैं, हम आवां देखते हैं, या आज के संदर्भ से नए विषयों पर आते हुए तमाम तरह के जीवन जगत से जुड़े हुए विषयों को देखते हैं, तो हमें ये पता है कि ये जो चंद्रकांता है या तितली है या चित्रलेखा है, ये जो उपन्यास थे वो अपनी भाषा विशिष्टता के कारण विशेष लोगों में चर्चित हुए। उपन्यासों के वर्ग में हम एक ऐसे उपन्यास को भी देखते हैं जो जासूसी अय्यारी के उपन्यास थे, और उसका विकास आज के दिन भिन्न तरह के उपन्यासों के तौर पर भी हो रहा है। लेकिन जो शिक्षित मध्य वर्ग है उसके जीवन के विकास के साथ साथ उपन्यास का विकास हुआ। एक तरह से उपन्यास उनके लिए समझने के लिए उपभोग सामग्री की तरह भी हुआ, कारण कि हमारे जीवन जगत को अधिक प्रभावित करने वाली रचना के तौर पर उपन्यास में जो कथा कही जाती है, उसमें जो रचनाशीलता है, उसमें जो वास्तविकताएं हैं, उसका जो आस्वाद है, उसको जनरुचि के संपन्नता के साथ जोड़कर लोगों तक पहुंचाने का काम करता है उपन्यास। इसलिए अगर हम शुरुआती उपन्यासों में बाबू गोपाल राम गहमरी को देखते हैं और उनकी भाषा को देखते हैं तो उसमें एक अलग तरह की भाषा दिखाई देती है। और ये जो उपन्यास जासूसी उपन्यास थे उसके जो वर्णन हैं, उसमें जो दिलचस्पी है, उसकी जो सृजनात्मक भाषा का विकास है, अलग अलग उपन्यासों के माध्यम से हमें भिन्न भिन्न रूप में दिखता है। इसलिए जब हम यशपाल के झूठा सच उपन्यास को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम पढ़ तो उपन्यास रहे हैं, लेकिन उसमें सृजनात्मक भाषा के साथ साथ वर्णनात्मकता बहुत है, सूचनापरकता बहुत है। और चूँकि उसका कथानक ऐसा है, या इसी तरह से अगर हम तमस को देखते हैं, बाद के हिस्से में हम जितने भी अपने आज़ादी के आंदोलन से जुड़े हुए विषयों को देखते हैं, या आज के समय में घटना प्रधान विषयों को प्रस्तुत करने वाले उपन्यासों को देखते हैं, तो देखते हैं कि कई बार वह समाचार पत्रों की फाइल पढ़ने जैसा भी है, कई बार वह अभिव्यक्ति के हिस्से में सृजनात्मक भाषा के साथ साथ सूचनात्मक भाषा के जोड़ की भाषा भी है। इसलिए हमारे जो उपन्यासों की भाषा है वह समय समय पर बदली, और बदलने के साथ समकालीन हिंदी उपन्यासों में अनेक तरह के विषय आए। उसमें प्रगतिवादी अवधारणा, प्रगतिवादी प्रभाव, उसमें आंचलिकता के प्रभाव, उसमें सामाजिक यथार्थ के प्रभाव हमें दिखाई देते हैं। इसलिए जो अलग अलग उपन्यास हैं और जो अलग अलग उपन्यासकार हैं, उनकी भाषा को हम ये देखते हैं कि उन्होंने अपने जीवन जगत से उस भाषा को लिया। जीवन जगत से लेने के कारण ये भाषा हमारे बीच और अधिक लोकप्रिय हुई, क्योंकि जो भाषिक संरचना है उसमें कोई ऐसा हमारे पास तुलनात्मक तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि यही भाषा किसी उपन्यास के लिए उपयुक्त होती, लेकिन जो लेखिकीय आज़ादी है, या लेखिकीय विशेषज्ञता है, या लेखकीय मर्म को समझने की जो अभिव्यक्ति को बताने की जो स्थिति है, उसमें लेखक अपने पात्रानुकूल और जो विषयानुकूल है भाषा का चयन करता है। इसलिए जो निर्मल वर्मा का उपन्यास है वे दिन, वो एक अलग तरह का उपन्यास बनकर हमारे सामने आता है, और कितने पाकिस्तान की भाषा देखते हैं तो वो एक अलग तरह की भाषा बनकर के आती है। हम अलग अलग हिस्सों में शेखर एक जीवनी के लेखक की भाषा देखते हैं तो संस्कृत निष्ठता, तद्भव तत्सम शैली हमको उसमें दिखती है कई जगह। और इसी तरह से जब हम गोदान में देखते हैं, उसमें मेहता और मालती के संवादों में जो भाषा आई है वो संवादात्मकता अज्ञेय की शैली, या हम कहें जयशंकर प्रसाद की शैली, या हजारी प्रसाद द्विवेदी की शैली, कई बार उसके आसपास जाती हुई शैली प्रतीत होने लगती है। इसलिए भाषा के संदर्भ में
रचना पर जब हम बात करते हैं तो उपन्यास में भाषा का जो आधुनिक प्रयोग है, अब आज के दिन नए उपन्यासों में उसमें भाषिक विश्लेषण और भाषिक जो प्रस्तुति है वो भिन्न रूप में हो रही है। इसलिए नए उपन्यास जब भी आ रहे हैं आज के, उसमें भाषा का बदलाव पुराने उपन्यासों से भिन्न तौर पर दिखाई दे रहा है। कारण कि अंग्रेजी हिंदी के प्रभाव के अलावा, उर्दू हिंदी के प्रभाव के अलावा, क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव के अलावा आज के दिन अन्य भाषाभाषी समाजों से, चाहे वो हिंदी भाषाभाषी समाज भी अगर है तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, पंजाबी, असमी, बंगाली, तमाम तरह की भाषा समाजों से जो शब्दावली हमारे बीच आई और जो व्यापारिक और लोकतांत्रिक अभिव्यक्तियों के नाते हम लोग एक दूसरे समाजों में आवाजाही कर रहे हैं, उनके नाते, और फिर दुनिया की तमाम भाषाओं से, जैसे फ्रेंच से, जर्मन से, रूसी भाषा से, अंग्रेजी से, चीनी से, जापानी से, या यूरोप या अरब दुनिया की अलग अलग छोटी छोटी भाषाओं से भी हमारे पास अनेक ऐसे शब्दावलियाँ आई हैं जो हमारी भाषा के हिस्से में न केवल जुड़ गई हैं बल्कि उनके माध्यम से उन स्थितियों परिस्थितियों को हम देख पा रहे हैं। इसलिए आज के दिन अगर हम समग्र तौर पर उपन्यास चर्चा करेंगे तो प्रवासी दुनिया में जो उपन्यास लिखे जा रहे हैं, चाहे वो ब्रिटेन में, चाहे अमेरिका में, चाहे मॉरिशस में, फिजी में, सूरीनाम में, गयाना में, या फिर कोरिया में, या जापान में, या चीन में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में, इन तमाम देशों के औपन्यासिक जो हिंदी लेखन के हिस्से हम देखते हैं, वहाँ पर भाषा विकास अलग तरह से हो रहा है। नॉर्वे में रहने वाला लेखक या डेनमार्क में रहने वाला लेखक जब किसी चरित्र को गढ़ता है तो निश्चित तौर पर उसकी भाषा अभिव्यक्ति बदलती है। कारण अलग अलग भाषा अभिव्यक्तियों में, वाक्य गठन में, बिंब और प्रतीकों के प्रयोग में, संज्ञा सर्वनाम के प्रयोग में, वाक्य गठन में भिन्नता आती है। इसलिए जिसे हम आज का उपन्यास कह रहे हैं उसमें लेखक के जीवन जगत का समाज और उसके अनुभव जगत का समाज और उसके कथानक का समाज भिन्न भिन्न रूपों में हमारे सामने आता है। यद्यपि ये अनुभव या जीवन जगत से बदले हुए परिवेश में बदली हुई भाषा को हम हिंदी उपन्यासों में लंबी परंपरा से देखते हैं। मैंने जैसे अभी जिक्र किया था कि शेखर एक जीवनी अज्ञेय का उपन्यास है, उसमें जिस तरह की भाषा आई, या चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, उसमें जिस तरह की भाषा आई, या हम आज के दौर तक आते आते उपन्यासों में भाषा के विकास के क्रम में देखते हैं, चाहे वो प्रभा खेतान के उपन्यास हों, अलग अलग तरह के विषयों को लेकर, अलग अलग तरह के समाज को लेकर उनके यहाँ जो भाषा अभिव्यक्ति आ रही है वो भिन्न रूप में हमारे सामने आती है। ये हिंदी के बाद प्रेमचंद के चर्चा उपन्यास में भाषा को लेकर की भी होती है, क्योंकि प्रेमचंद ने सबसे पहले एक प्रयोग किया भाषा को लेकर कि उन्होंने आम जनजीवन के विषय ही नहीं लिए बल्कि भाषा भी आम जनजीवन की ली। इसीलिए उनके उपन्यासों में स्वाभाविक तौर पर उस समाज के जीवन की भाषा आई है, चाहे उसमें अभिव्यक्ति में निजी जीवन के अनुभवों से जुड़ी हुई भाषा है, उसमें प्रेम है, क्रोध है, उसमें गुस्सा है, और उसमें जो अभिव्यक्ति आई है उस अभिव्यक्ति में गालियाँ भी हैं, क्योंकि समाज के जीवन से जुड़े हुए तमाम तरह के संदर्भ अगर आते हैं तो उसमें निजी जीवन में जो भी प्रेम और जो भी ईर्ष्या, घृणा, द्वेष या क्रोध को अभिव्यक्त करने वाली भाषा है वो भी उस तरह से पूरी भंगिमा के साथ आई है। इसलिए जो बाद में जैनेन्द्र की भाषा बदलती है त्यागपत्र में, वो भी एक उपलब्धि है। जैनेन्द्र एक तरह से शब्दों के साथ साथ शब्दों की भंगिमा से भी काम लेते हैं। जब हम अज्ञेय को देखते हैं तो उनके यहाँ वर्णन जो है विषयों का या जो प्रस्तुतिकरण है वो भिन्न तरीके से आता है। इसीलिए शेखर का जो चरित्र है, जो शशि का चरित्र है, वह अलग तरह से अपनी अभिव्यक्ति करता है। त्यागपत्र में जो बुआ का चरित्र है, प्रमोद का चरित्र है, वो अन्य तरह से अभिव्यक्ति करता है, क्योंकि उनका समाज एक अलग समाज है जो प्रेमचंद के साहित्य के में जिस समाज से हम भिन्न समाज के तौर पर पाते हैं। इसीलिए जब उपन्यास की भाषा की ओर बात की जाती है तो ये जैनेन्द्र अज्ञेय के अलावा बाद के जो हमारे महत्वपूर्ण रचनाकार हैं उनकी भाषा को लेकर एक विवेचना भी होता है। जैसे अगर हम जयशंकर प्रसाद की भाषा कहें या
जयशंकर प्रसाद के समकालीन अन्य लेखकों में जैनेन्द्र की भी अगर बात करते हैं, बाद में हम भगवती चरण वर्मा, यशपाल, उपेंद्र नाथ हंस, कमतलाल नागर, मोहन राकेश, इनकी भाषा की बात करते हैं, तो इन्होंने जो कथानक को अभिव्यक्ति दी है वो उस विषय विशेष में रचनाकारों में भिन्न तरीके से मिलती है। और देवराज का उपन्यास अगर हम रोड़े और पत्थर की बात करें, प्रभाकर माचवे का द्वाभा की बात करें, या निर्मल वर्मा के वे दिन की बात करते हैं, तो ये जो उपन्यास हैं उनमें जो वर्णन है, जो भाषिक सृजनात्मकता है, वो भिन्न रूप में हमारे सामने आती है। जो उपन्यासों की भाषिक सर्जन की प्रक्रिया है, इसलिए उसमें हमें एक अच्छे रचनाकार में कितनी तरह की भाषिक क्षमता है उसको भी देखने का अवसर मिलता है। तो कारण वही है कि जो कविता के साथ उपन्यास लिख रहे हैं उनकी भाषा, और जो नाटक के साथ उपन्यास लिख रहे हैं उनकी भाषा, जो जीवन जगत के विषयों को लेकर उपन्यास लिख रहे हैं उनकी भाषा, और जो ऐतिहासिक और हमारे मिथकीय विषयों को लेकर रचना कर रहे हैं उनकी भाषा में विकास होना निश्चित है, और वो विकास हमें हिंदी उपन्यासों की भाषा में दिखाई देता है। इसलिए जो भाषिक विकास है, ये उपन्यास की जो भाषा है उसमें वर्णन साध्य नहीं है, साधन अधिक है, क्योंकि जो भी अनुभव है उसका संप्रेषण करता है लेखक, और उस अनुभव को जीवन जगत तक पहुंचाता है किस रूप में कि वह एक आवश्यक रचनाकर्म को, स्थूल वर्णन को और सृजनात्मक भाषा के साथ जोड़ता है, और जो वर्णनात्मक भाषा है उसका प्रयोग करता है साथ में। इस तरह से जो रचनाकर्म है वो भिन्न तरह से हमारे सामने प्रस्तुत होता है। उपन्यास की भाषा में वर्णन और विश्लेषण और विवरण तीनों आते हैं, क्योंकि उपन्यास में लेखक जिस विवरण की बात करता है उस विवरण से तात्पर्य है कि वह एक एक इकाई को आप तक पहुंचाना चाहता है। इसलिए उपन्यास लेखन में जो लेखक की भाषा है वह विशिष्टतापूर्वक उपयोग कर पाए, इसकी आवश्यकता होती है। रामचंद्र शुक्ल इसीलिए जब कहते हैं कि मानव जीवन के अनेक रूपों का परिचय कराना उपन्यास का काम है, यह सूक्ष्म से सूक्ष्म घटनाओं का प्रत्यक्ष करने का यत्न करता है जिनसे मनुष्य जीवन बनता है, जो इतिहास आज की पहुंच से बाहर है। जब प्रेमचंद कहते हैं कि वे उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझते हैं और उसके रहस्यों को खोलने का काम उपन्यास का मूल तत्व है, तो इसका मतलब है कि अलग अलग हिस्से में उपन्यास के लेखन को लेकर जो चर्चा हुई उसमें कथा कहना, कथा रचना और कथा लिखना तीनों की बात होती है। इसलिए जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें आप इस विषय पर चर्चा देखते हैं कि ये जो कथा कहना है जो किस्सागोई परंपरा की देन है, और उस किस्सागोई परंपरा में उपन्यास की जो भाषिक संरचना है उस पर व्यापक चर्चा होती है, और उपन्यास की कथा दिखाना, सिनेमाई भाषा को उपन्यास में डालना, और इस तरह उपन्यास की भाषा जो गद्य की भाषा है उसे मूल बोलचाल की भाषा के नज़दीक लाना, पात्र की परिस्थिति के अनुरूप ढलने वाली भाषा, ऐसा सृजन चाहिए होता है। हम ये भी जानते हैं उपन्यास की भाषा में लोकोक्ति, मुहावरों का प्रयोग बहुतायत होता है। अब क्यों? ये हमारे जीवन जगत के ऐसे विषय हैं जिनके माध्यम से उपन्यासकार चरित्रों को सृजित करता है, उकेरता है और हम तक पहुंचाता है। इसलिए जो देशज शब्दावली है, जो तत्सम शब्दावली है, वो पात्रानुकूल भाषा के साथ हमारे रचनाओं में आती है। जो भाषा का स्वाभाविक विकास है, जो प्रामाणिकता है, वो इसी रूप में हमारे सामने प्रकट होती है, चाहे वो उसमें वक्रोक्ति है, चाहे व्यंग्य है, वह भी भाषा का हिस्सा है। लेकिन हम ये देख पाते हैं जो विवाद एक तरह से उपन्यास की भाषा को लेकर रहता है, उसका कारण यही है कि हम जो काव्यात्मक तत्वों का प्रभाव कविता में देखते हैं वो यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर भाषा भिन्न रूप में हमारे समक्ष आएगी। मैं उपन्यास की भाषा की सृजनात्मकता पर बात कर रहा था। तो जो सृजनात्मकता है उपन्यास की भाषा की, वो वर्णनात्मकता से प्रभावित होगी। उसमें व्यापक परिवेश और विविध तरह की परिस्थितियों का, घटनाओं का, पात्रों का चित्रण होता है, और जो अनुकूल भाषा होती है पात्रों की, जो कथा प्रवाह के अनुसार चलने वाली भाषा है, जिसमें एक तरह से जो गति है, जो तनाव है, जो संघर्ष हैं, उनकी अभिव्यक्ति होती है,
ऐसी उपन्यास की ऐसी भाषा से निरंतर बदलाव आते रहते हैं रचनात्मकता में, क्योंकि उपन्यास की लय टूटती है अगर कोई लेखक किताबी भाषा का प्रयोग करेगा। आप ये इसका प्रभाव देखते भी हैं कि जब हम किसी सीखी हुई भाषा में या समझी हुई जो देर से सीखी भाषा है उसमें कई बार वाक्य गठन में जो कमियां पाते हैं वो ऐसी रचनाओं में आ सकती है। इसलिए उपन्यास में जो वर्णन, विश्लेषण और विवरण तीनों के हिस्से में जो भाषा प्रयोग है वह लेखन को और अधिक लोगों तक पहुंचाता है, क्योंकि एक लेखक अगर विशिष्टतापूर्वक अपनी भाषा का प्रयोग करता है तो वो विशिष्टता उसके वर्णन में आती है, उसके लेखन में आती है। इसलिए रचना क्षेत्र में अनेक तरह की चुनौतियों का सामना लेखक करता है, परंतु जो उपन्यास में नई संभावनाएं हैं उनको भी हम उकेरते रहते हैं। इसलिए जो साहित्यिक रचनाशीलता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि जो लेखन है वह वर्णनात्मकता या सृजनात्मकता के भीतर एक ऐसी स्थिति परिस्थिति पैदा करे कि पाठक उस रचना को अपने से जोड़े। हिंदी में हम ये जानते हैं वर्णनात्मक जो उपन्यास हैं उनका काफ़ी अधिक लेखन हुआ है। वर्णनात्मकता विकास गति को आगे बढ़ाती है और इस वर्णनात्मकता के माध्यम से उपन्यास का कथानक आगे बढ़ता है, लेकिन जो भाषिक संगठन है वह कई बार वर्णनात्मकता में कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि लेखक की जो विशिष्टता है उसमें वर्णन में स्थूलता नहीं आनी चाहिए और जो एक तरह से साहसिक प्रयोग है वह उपन्यास को आगे तो बढ़ाते हैं। मुझे आबिद सुरती का एक उपन्यास है तितली के पंखों पर उसका नाम, उसका एक संदर्भ देना मैं उपयुक्त समझता हूँ कि वो एक औपन्यासिक कृति बनाते समय यह ध्यान रखते हैं कि यह एक डायरी है, वह डायरी जो दिन प्रतिदिन लिखी जा रही है और उसके जो पात्र हैं वो अपने जीवन के प्रतिदिन के अनुभवों को डायरीकृत कर रहे हैं और डायरी लिखते लिखते वो उपन्यास पूरा हो जाता है। इसमें प्रतिदिन की घटनाओं को कैसे लिखा जाए कि वह भाषा इस कथानक को संप्रेषित करे, उसका पूरा ध्यान रखा गया। आज इस कक्षा में हम लोगों ने हिंदी उपन्यास के भाषा गठन पर बातचीत की। निश्चित तौर पर कोई भी रचना जिसमें उपन्यास है, कहानी है, जो कथा संदर्भों से जुड़े हुए विषय हैं, जिसमें नाटक या एकांकी भी आता है जहाँ एक कथानक को हम गद्यात्मक भाषा में प्रस्तुत करते हैं, इन सब में भाषा को लेकर विशिष्ट उपलब्धि यह है कि आप उसके वर्णन में, उसके विश्लेषण में और उसके कथन या उसके संवाद के प्रस्तुतिकरण में ये सावधानी रखते हैं कि पात्र अपनी सजीवता के साथ, अपने परिवेश के साथ, अपने जीवन जगत के चरित्र के साथ उपस्थित रहेगा और उसकी जो उपस्थिति है, पात्र की उपस्थिति, वह खाली स्थूल ढंग से नहीं होगी बल्कि इस रूप में होगी कि वह उस पात्र के माध्यम से कथानक को आप तक संप्रेषित कर सकेगा। एक विद्यार्थी के रूप में और एक पाठक के रूप में जब हम उपन्यास को पढ़ते हैं तो हमारे लिए उपन्यास की भाषा एक महत्वपूर्ण आयाम है उसका, क्योंकि जो भी सृजनात्मकता हम उस भाषा से सीखते हैं उसके माध्यम से हम अन्य रचनाओं में उस भाषा का जो वैशिष्ट्य है वो भी निश्चित करते हैं। इसलिए समकालीन हिंदी उपन्यास में चाहे जिस भी अवधारणा से वो आए हों, चाहे प्रगतिवादी, चाहे आंचलिक, चाहे सामाजिक यथार्थ को अभिव्यक्त करने वाले उपन्यास या जीवन जगत के नए हिस्से में उत्तराधुनिक समाज को अभिव्यक्त करने वाले उपन्यास, दलित जीवन या स्त्री जीवन को अभिव्यक्त करने वाले उपन्यास या हमारे आदिवासी जीवन को अभिव्यक्त करने वाले उपन्यास, उनकी जो भाषा है वही एक ऐसा तत्व है जो रचना को विशिष्ट रचना बनाता है। इसलिए आपको जब किसी भी उपन्यास को पढ़ना है तो उसमें उस चरित्र के गठन के, उस भाषा के प्रयोग के दोनों आयाम हमें समझने पड़ते हैं, समझने चाहिए। और जैसा कि मैंने प्रारंभ में भी कहा था कि ये काल्पनिक गद्य माध्यम है उपन्यास, उसमें कल्पना प्रधानता के साथ सृजनात्मक भाषा और सूचनात्मक भाषा दोनों का प्रयोग हो रहा है। तो ये हमारे लिए एक विशिष्ट प्रकार की रचना है जिसमें हम महाकाव्यात्मकता तो तलाशते हैं जीवन जगत की, लेकिन वास्तव में वह एक विशिष्ट कृति बन जाता है
जब वह प्रारंभ से अंत तक पहुंचता है और आपको एक नए संवेदनशील जीवन से, समाज से जोड़ता है। आपके इग्नू के पाठ्यक्रम में जो पाठ्यक्रम में उपन्यास हैं उनको जब आप पढ़ेंगे तो हिंदी उपन्यास की भाषा, जिसमें हम कहते हैं सृजनात्मक सूचनात्मक भाषा प्रयुक्त हुई है, उसका विकास देखेंगे और संस्कृत परंपरा से लेकर आज तक की जो भाषा विकास है उसका विविध रूप में विकास इन उपन्यास की श्रेणी में या सरणी में आपको मिलेगा। बहुत धन्यवाद।